हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर साइंस सब्जेक्ट का। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर भी लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसमें से कोई भी आपको 4 करने हैं। राइट, ये पैटर्न है। अब देख लेते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकर्मक टूट कर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात की गई है कि एक कोई भी रिएक्टेंट है वो अगर टूट कर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। इसका मतलब ये किस तरह के रिएक्शंस हुए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुए। राइट, और किस किस फॉर्म में हम एनर्जी दे सकते हैं? हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये एक जो चीज है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट सके। फेरस सल्फेट, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि फेरस सल्फेट किस किस में टूट जाता है? फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन तीनों चीजों में ये टूट जाता है। तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर हीट का यूज किया गया है। राइट, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ में उसका आंसर मिले। ये पैराग्राफ से अलग है, मतलब क्वेश्चंस जो होंगे वो टॉपिक सेम होगा जिस पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस में जलती हुई गंधक की गंध किसकी होती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अगर आप सल्फर को बर्न करते हैं तो एक स्पेशल तरह की स्मेल आती है आपको, वो इनमें से किस गैस के जैसी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। राइट, सॉरी, ए आंसर होगा, यहाँ पर बी नहीं, ए आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी स्मेल जो है बर्निंग सल्फर जैसी है। नेक्स्ट, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया केवल विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है? यानी कि विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने बात की थी किस किस के द्वारा, एक तो करंट या फिर हीट, यानी कि आप गर्मी दे सकते हैं ये, या फिर लाइट, ठीक है, या फिर आप रोशनी। इन तीनों की प्रेजेंस में, इन तीनों की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ हमसे पूछा है कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट वाला कौन सा है। तो आपकी बुक में इलेक्ट्रिक करंट वाला एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर जो टूटता है। अब यहाँ पर देखिए वाटर के 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं। सिंपल है, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको आपको लिखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बैलेंस 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तब ये सेम हो जाता नीचे जैसा। ये जो 2AgCl वाला है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। राइट, और ये CaCO3 वाला जो लास्ट वाला रिएक्शन है ये होता है हीट, यानी कि गर्मी की प्रेजेंस में। यहाँ पर ये सनलाइट यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है पानी का विद्युत अपघटन, ये किस तरीके का रिएक्शन है? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अभी हमने देखा, ठीक है, H2O वाला 2H2O 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। राइट, अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किस तरीके का रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी, जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। कोई भी जो रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन वो एंडोथर्मिक ही होगा, चाहे ये किसी भी एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, ये किसकी वजह से होता है? ऊष्मा की वजह से, गर्मी की वजह से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर आएगा हीट, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन है ये। लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, when lead nitrate crystals are heated in a test tube the brown fumes are formed of। अगर हम लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को एक परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो भूरे रंग की एक गैस निकलती है। ये कौन सी गैस है इनमें से? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर आप सिंपल से इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन का कलर ब्राउन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, सी और डी हमारे कैंसिल हो गए। इसमें इसका मतलब है इन दोनों में से ही कोई हमारा करेक्ट आंसर होगा अगर आप गेस करके लगाना चाहें तो। यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है? ये वाली रिएक्शन है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि लेड नाइट्रेट आपने लिया, इसको हीट किया, तो आपका क्या क्या होगा? ये हो गया लेड ऑक्साइड, ये हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो ये है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यही गैस के फॉर्म में निकल रही हैं, तो ऑक्सीजन तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन फ्यूम्स हमें दिखाई देती हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी रिएक्शंस दी हुई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ के अलावा भी बहुत सारी, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी 2 रिएक्शंस दी हुई हैं बुक में, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में 3 रिएक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रेजेंस में एक ही रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है वो आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो कि आपके लाइट चैप्टर में है, राइट? तो रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से रिलेटेड है, देख लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच द लाइट पास, यानी कि क्या वो मीडियम रेयर होगा, ठीक है, या फिर वो डेंस होगा। रेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेयर को हम कहते हैं विरल माध्यम, और डेंस को हम कहते हैं, डेंसर मीडियम को हम कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, तो अगर रेयरर मीडियम होता है तो हमारा जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? तेज होती है। क्यों? देख लेते हैं। यहाँ पर पार्टिकल, ये जो रेयर मीडियम होगा उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर होंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जो लाइट है उसको पास होने की जगह मिलेगी, तो ये फास्ट मूव करते हैं। स्पीड क्या होगी इसमें? लाइट की ज्यादा। डेंसर मीडियम में ऑन दी अदर हैंड पार्टिकल्स एकदम क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, यहाँ पर बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है, कम जगह होती है, तो कंपैरेटिवली लाइट को मूव करने की जगह कम मिलती है, इसलिए इसमें जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी? कम होगी। यही इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। Whenever light goes from one medium to another, जब एक मीडियम से, मान लीजिए हवा से पानी में गया, ठीक है, तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है, हालांकि गति और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, यानी कि स्पीड में और वेवलेंथ में चेंज आता है। It is concluded that change in speed of light is the basic cause of refraction। Refraction क्या होता है? Bending of light। तो इसका मेन कॉज कौन है? स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आना, एक मीडियम से दूसरे में जाते टाइम। ये आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे ऑफ लाइट, यानी कि अगर हवा से ग्लास की ओर लाइट आती है तो क्या वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, या उससे दूर, या कहीं भी बेंड हो जाएगी, या फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट सॉरी बेंड होगी इंटरनली और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके का कुछ होता है। यहाँ पर ये मीडियम चेंज के लिए हमने बीच में लाइन, यहाँ पर एयर जो है वो कैसा मीडियम है? रेयरर। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर। इसके पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, अब एयर से लाइट पास हुई, यहाँ पर ये लाइट है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमें ये बात पता है रेयरर टू डेंसर अगर हम जाते हैं, विरल से सघन की ओर हम जाते हैं, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल लाइट बेंड होती है। और अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अभी ये पैराग्राफ से ही क्वेश्चन है, हमने अभी देखा था कि आवृत्ति जो है सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, तो वही रहती है, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चेंज क्या क्या हो रहा था, स्पीड और वेवलेंथ लाइट की, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम थी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश कांच से पानी में गमन करता है, यानी कि जो लाइट है वो कहां से जा रही है, ग्लास से पानी की ओर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मीडियम हो गए, तो प्रकाश की गति क्या वो बढ़ेगी या कम होगी? तो देखिए सिंपल है, ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास है डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक है, विरल है, और ये सघन है। क्यों? क्योंकि ग्लास सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास रहते हैं, क्लोज रहते हैं, राइट। तो ये कैसा मीडियम हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम। और वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ठीक, तो यहां पर अगर कोई लाइट की रे ग्लास से गुजरते हुए और फिर वाटर से गुजरेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको अब ज्यादा बीच में गैप मिल जाएगा मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम ए टू अनदर मीडियम बी, यानी कि एक जो प्रकाश की किरण है वो माध्यम ए से दूसरी माध्यम में गमन करती है, लेकिन यह किधर भी नहीं मुड़ेगी यदि प्रकाश की किरण माध्यम बी की सीमा पर डैश से आपतित हो। यानी कि अगर किस एंगल पे हम लाइट को फॉल करेंगे ताकि वो ना ही इधर बेंड हो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिंपल सा आंसर है, नॉर्मल कहां पर होता है, 90 डिग्री पर। अगर आप हल्का सा भी यहाँ से लाइट को करेंगे, चाहे वो 1 डिग्री का भी आप एंगल बनाएंगे उसके साथ, तो क्या होगा, तो या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल कहीं ना कहीं तो मूव करेगी ही, कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। लेकिन अगर आप लाइट को 90 डिग्री पर ही फॉल कराते हो तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाउंड्री पर, जो मीडियम की बाउंड्री है उससे हम 90 डिग्री पर अगर लाइट को मारते हैं, किरण को छोड़ते हैं, तो क्या होगा, जो लाइट है वो कहीं भी बेंड नहीं होगी, सेम पाथ जाएगी। ठीक है, दूसरे मीडियम में भी। लास्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज पास्ड, यहाँ पर पास्ड आएगा, पास थ्रू डिफरेंट मीडियम, यहाँ पर कैपिटल ए टू डी, यहाँ पर अलग अलग मीडियम से जो लाइट है उसको पास किया गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी में गई लाइट। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा होगा और उससे लाइट कैसे बेंड हो रही है ये हमें दिख रहा है। अब हमें पता करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेयरर मीडियम है उनका कम होता है, डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है। आपकी बुक में एक टेबल भी दी हुई है, उसको भी देख लीजिएगा किसकी क्या वैल्यू है। यानी कि विरल माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा, और जो सघन माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। अब इस पिक्चर को देखते हैं फिर से, ए से बी में जाते हुए हमें दिख रहा है कि वो कहाँ मुड़ रही है लाइट, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बी है वो डेंसर मीडियम है। अगर डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, तो क्या होगा, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में। तो हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, लेकिन ऑल ऑफ दीज भी दिख रहा है तो हमें और भी चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, अब बी से सी की ओर अगर जा रहा है, बी से सी की ओर जा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल है इसका मतलब क्या है, सी एक रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू बी। तो क्या सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दिया हुआ है, बिल्कुल। तो हमारे दो, अगर हमने दो भी चेक कर लिए तो भी हम डी में टिक कर सकते हैं, सीधा ऑल ऑफ दीज आएगा। लेकिन हम फिर भी लास्ट वाला देख लेते हैं। डी में देखिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, दूर जा रहा है नॉर्मल से, इसका मतलब क्या है, डी जो है वो रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू सी। तो क्या डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बिल्कुल। तो हमारे ये तीनों सही हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछें अगर आपको कोई भी डाउट है तो।
आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।